अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू दिशा ऑनलाइन लर्निंग प्रोग्राम। तो लास्ट लेक्चर में प्रीवियस क्लासेस में आपको बताया था कि स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट बीम क्या होती है, और उन्होंने बताया था कि स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट अगर हमारी बीम होती है तो उसमें हम सपोर्ट रिएक्शन कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो आज देख लेते हैं कि स्टैटिकली उसी प्रीवियस लेक्चर को आज कंटिन्यू करते हैं, और उसमें एक कंपैटिबिलिटी कंडीशन मैंने आपको बताई थी, वो भी आज मैं बताने जा रहा हूँ कि कंपैटिबिलिटी कंडीशन किस कंडीशन में हम यूज़ करते हैं और उसका क्या सिग्निफिकेंस है हमारे इस इनडिटर्मिनेट बीम में। तो अगर किसी स्ट्रक्चर पे हम सारे के सारे सपोर्ट रिएक्शन और जितने भी उसके मेंबर फोर्सेस हैं, जैसे मैंने आपको बताया था अपने प्रीवियस लेक्चर्स में कि 2 डायमेंशनल कंडीशन में हमारे पास जो मेंबर फोर्सेस होते हैं वो केवल 3 होते हैं, शियर फोर्स, एक्सियल फोर्स और बेंडिंग मोमेंट। तो ये 3 फोर्सेस और ये जो सपोर्ट रिएक्शन, जैसे ये फिक्स्ड सपोर्ट है तो इसमें 3 सपोर्ट रिएक्शन, मतलब रिएक्शन सपोर्ट में क्या सपोर्ट पे जो रिएक्शन होता है उसका मतलब ये होता है कि ये जो बीम है और ये जो सपोर्ट है, तो ये सपोर्ट किस किस चीज को रिस्ट्रेंट कर रहा है। तो जिस जिस चीज को ये रिस्ट्रेंट कर रहा है उसकी वजह से उतनी रिएक्शन उसमें डेवलप हो जाएंगे। ये फिक्स्ड है तो ये बीम हॉरिजॉन्टल मूवमेंट भी इसका नहीं हो सकता, वर्टिकल भी नहीं हो सकता और मोमेंट भी इसमें कोई नहीं आ सकता। तो यहाँ पे जो सपोर्ट रिएक्शन जो डेवलप होंगे वो 3 होंगे। तो अगर मैं उन 3 सपोर्ट रिएक्शन को और जितने मेंबर फोर्सेस इसमें लगेंगे, मेंबर फोर्सेस मैंने आपको बताया था इंटरनल फोर्सेस के लिए हमको बीम को काटना पड़ता है और काटने के बाद हम देखते हैं मेंबर फोर्सेस पे कितने लग रहे हैं, वो सब मैं आपको प्रीवियस लेक्चर्स में अपने बता चुका हूं। तो सपोज 2 डायमेंशनल कंडीशन की अगर हम बात करते हैं तो इसमें 3 फोर्सेस लग रहे होते हैं, एक्सियल फोर्स, शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट। तो इन 3 फोर्सेस को और सपोर्ट रिएक्शन को अगर हम केवल स्टैटिक इक्विलिब्रियम से फाइंड आउट कर सकते हैं, इक्वेशन ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम यूज करके अगर हम इनकी वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं तो हमारी बीम डिटर्मिनेट होगी, और अगर फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं तो उस केस में हमारी जो बीम होती है वो इनडिटर्मिनेट होती है। तो इनडिटर्मिनेट बीम में हम कंपैटिबिलिटी कंडीशन का यूज करते हैं। तो पहले इस बीम की स्टडी कर लेते हैं। तो जैसे ये बीम है, फिक्स्ड बीम है, ए इसकी लेंथ यहां तक है, पी फोर्स इसमें लगा हुआ है, बी लेंथ ये है और टोटल जो इसकी लेंथ है वो एल है। तो मैंने इस बीम को 2 पार्ट में काटा, तो यहां पे जो रिएक्शन डेवलप हो रहा है आर बी आर ए। अब इस जो बीम में है ये जो रिएक्शन डेवलप हो रहा है आर ए और ये सपोज ये हो रहा है आर बी। अब जो इनका साइन है इसमें हमें कंफ्यूज नहीं होना है कि साइन मैंने इस तरफ ले लिया आर ए का भी आर बी का भी। हमें फाइनली अगर वैल्यू आर ए और आर बी की पॉजिटिव मिल जाए तो हमारी जो अज्यूम्ड डायरेक्शन है उसको हम समझेंगे कि हमने सही ली है। और अगर हमारी वैल्यू नेगेटिव आ जाए, कोई भी वैल्यू, सपोज आर ए की वैल्यू नेगेटिव आ गई, तो ये जो अज्यूम साइन हमने इस तरफ किया था इसको जस्ट हम रिवर्स कर देंगे। साइन मतलब इसका मतलब ये हुआ कि शायद ये रिएक्शन जो है ये अंदर की तरफ लग रही थी, बाहर की तरफ जो हमने लिया था वो गलत था। तो इस पे हमें नहीं चक्कर में पड़ना है कि इसका साइन किस तरफ है, वो फाइनल जब रिजल्ट आएगा, हमारा वैल्यू आएगी आर ए आर बी की, तो वहां से वो चीज डिसाइड हो जाएगी। तो इक्विलिब्रियम इक्वेशन क्या होती है? अब मैंने कहा कि इक्विलिब्रियम इक्वेशन यूज करके ही अगर हम मेंबर फोर्सेस और सपोर्ट रिएक्शन को निकाल सकते हैं तो डिटर्मिनेट हमारा स्ट्रक्चर होता है। तो इनडिटर्मिनेट तो इक्विलिब्रियम इक्वेशन क्या होती है? इक्विलिब्रियम इक्वेशन होती है कि बीम में लगने वाले सारे फोर्सेस, वर्टिकल फोर्स, हॉरिजॉन्टल फोर्स, जो भी फोर्स है, समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस और समेशन ऑफ ऑल द मोमेंट्स, कैसा भी मोमेंट लग रहा है, सब हो जाए 0। दैट इज नोन एज इक्विलिब्रियम इक्वेशन। मीन समेशन ऑफ फोर्सेस इज इक्वल टू 0, कोई सा भी फोर्स एक्स वाई जेड, और समेशन ऑफ मोमेंट इज इक्वल टू 0। तो ये कंडीशन होती है इक्विलिब्रियम की कंडीशन। तो अब देख लेते हैं कि अगर मैंने यहां पे ये इसको इस तरह से ब्रेक किया 2 पार्ट में, यहां से मैंने ये निकाला, ये आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था, P इक्वल टू आर ए प्लस आर बी, यहां तक आ गया था, ये आ गया है। तो ये देखो आप कि ये जो आर ए प्लस आर बी इज इक्वल टू पी है, ये कहीं ना कहीं इक्विलिब्रियम इक्वेशन ही है। तो ये आर ए प्लस आर बी इज इक्वल टू पी है, और क्योंकि ये बीम फिक्स्ड है तो इसमें कोई मूवमेंट तो होगा नहीं, मतलब ये बीम आगे तो जाएगी नहीं। तो ये आर ए प्लस आर बी टोटल क्या मेरा क्या हो जाएगा, फाइनली 0 आएगा। तो ये हमारी इक्विलिब्रियम इक्वेशन है ये। अब इस इक्विलिब्रियम इक्वेशन का यूज करके हम आर ए आर बी की वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वेरिएबल हो गए 2, इक्वेशन हो गई 1। इसके लिए हमें यूज करना पड़ेगा एक अलग इक्वेशन, उसको बोलते हैं हम अलग कंडीशन, उसको बोलेंगे हम कंपैटिबिलिटी कंडीशन। अब कंपैटिबिलिटी कंडीशन क्या होती है? कंपैटिबिलिटी कंडीशन होती है अननोन फोर्सेस और नॉन डिफॉर्मेशन के बीच का रिलेशनशिप। कंपैटिबिलिटी कंडीशन होती है कि अननोन फोर्सेस, जैसे यहां पे आर ए आर बी अननोन फोर्सेस, और इस बीम में जो नॉन डिफॉर्मेशन होगा, इस पी लोड लगने की वजह से जो डिफॉर्मेशन आएगा,
उन दोनों के बीच का रिलेशनशिप इज नोन एज कंपैटिबिलिटी कंडीशन। तो ऐसी सिचुएशन में जब हमें कोई एडिशनल कंडीशन यूज करनी पड़ती है उसको हम बोलते हैं कंपैटिबिलिटी कंडीशन। तो कंपैटिबिलिटी कंडीशन मैंने बता दिया, इट इज अ रिलेशन बिटवीन अननोन फोर्सेस एंड नोन डिफॉर्मेशन। तो अब ये ए बी बार है, इसमें फोर्स लगा पी, इसके कारण इसमें चेंज इन लेंथ कितना होगा। अगर मैं बोलता हूं आपको कि इस पी फोर्स के कारण कंपैटिबिलिटी कंडीशन में आपको बता रहा हूं कि कंपैटिबिलिटी कंडीशन यूज करके हम कैसे अब आर ए और आर बी की वैल्यू निकालेंगे, जो कि पहले नहीं निकल रही थी क्योंकि हमारे पास जो इक्वेशन आई थी वो आई थी एक और वेरिएबल आ गए थे दो। तो अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि ये जो पी फोर्स इस बीम में लग रहा है, इस पी फोर्स के लगने की वजह से इस बीम में कितना डिफॉर्मेशन आएगा। अब आपका आंसर ये होना चाहिए कि क्योंकि ये बीम फिक्स्ड है तो इसमें डिफॉर्मेशन आएगा जीरो। तो एक चीज तो हमें ये पता लग गई कि डिफॉर्मेशन यहां पर कुछ नहीं होने वाला, वो जीरो ही होगा, डिफॉर्मेशन होगा जीरो। और हमें जो फोर्सेस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है वो हमें करना है आर ए एंड आर बी। ये हमारा ऑब्जेक्टिव है, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। और ये जो हमारा ऑब्जेक्टिव है ये फुलफिल हो रहा है, आर ए आर बी की वैल्यू निकालना हमारा ऑब्जेक्टिव है, और ये फुलफिल हो रहा है कंपैटिबिलिटी कंडीशन से। और कंपैटिबिलिटी कंडीशन है इन दोनों के बीच का रिलेशनशिप अननोन फोर्सेस और नोन डिफॉर्मेशन। तो अब मैं आपको क्वेश्चन पूछता हूं कि जब बीम फिक्स्ड है तो इसमें डिफॉर्मेशन जीरो होगा, तो क्या ऐसा होगा कि ये जो ए, सपोज ये जो पोर्शन है इसको सी बोल देते हैं, ए सी। तो मैं आपसे एक चीज पूछता हूं कि इस फोर्स पी की वजह से एसी लेंथ में कोई इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, इलोंगेशन या कॉन्ट्रैक्शन कुछ होगा। मैंने आपको बोला टोटल तो डिफॉर्मेशन जीरो होगा क्योंकि ये बीम फिक्स्ड है। मैं आपसे पूछ रहा हूं इस एसी लेंथ में इस पी फोर्स की वजह से कुछ डिफॉर्मेशन होगा, या सीबी लेंथ में पी फोर्स की वजह से कुछ डिफॉर्मेशन होगा क्या। अगर खाली मैं एसी को कंसीडर कर रहा हूं तो इस एसी की लेंथ में कुछ डिफॉर्मेशन होगा क्या। तो आप बोलोगे जीरो, कुछ नहीं होगा डिफॉर्मेशन क्योंकि बीम तो फिक्स है तो फिर यहां इतने पोर्शन में भी कुछ इलोंगेशन नहीं होगा और इतने में भी कुछ नहीं होगा। बट ऐसा नहीं है कि इतने पोर्शन में इलोंगेशन, ऐसा हो सकता है, देयर माइट बी अ पॉसिबिलिटी कि इतने पोर्शन में तो 5 mm का इलोंगेशन हो जाए फोर्स की वजह से, और इतने पोर्शन में 5 mm का कॉन्ट्रैक्शन हो जाए। तो ओवरऑल जो हमारा लेंथ, चेंज इन लेंथ आएगा वो आएगा जीरो। तो फाइनली जो डिफॉर्मेशन फिक्स्ड बीम के केस में आएगा जीरो। बट हम ये नहीं कह सकते कि इतने मामले में भी जीरो रहेगा और ये जो मामला है इसमें भी जीरो रहेगा, ऐसा नहीं हो सकता। दैट माइट बी अ पॉसिबिलिटी कि यहाँ 5 mm का इलोंगेशन आ जाए और इस पोर्शन में 5 mm का कॉन्ट्रैक्शन आ जाए। तो इसी चीज से हम देखते हैं कि टोटल चेंज इन लेंथ क्या होगी, जीरो। तो टोटल चेंज इन लेंथ कितनी है, जीरो। तो डेल्टा ए सी प्लस डेल्टा सी बी इज इक्वल टू जीरो। नॉन डिफॉर्मेशन क्या होगा हमारा, जीरो। समेशन तो जीरो आएगा ना, मैंने कहा इतने में कोई चेंज नहीं आएगा और इतने में कोई चेंज नहीं आएगा, बट समेशन तो जीरो आएगा ना। 5 mm का अगर यहाँ इलोंगेशन हो गया, यहाँ 5 mm का कॉन्ट्रैक्शन हो गया, दोनों को मिला के इक्वल टू जीरो, ये नॉन डिफॉर्मेशन हो गया। पहली चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज ये है कि अब इस की वैल्यू क्या होगी, ये मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में बता रखा है कि डिफॉर्मेशन जो हमने हुक्स लॉ से निकाला था, PL/A ही निकाला था। अभी मैं डायग्राम मिटा चुका हूं, आपने अपने नोट्स में लिख दिया होगा, तो वहां से आप ये कैलकुलेट कर सकते हो कि ये जो P फोर्स लग रहा है इसमें, ये लग रहा है P माइनस RB। ये जो मैंने अभी यहां पे मिटाया है, आप वीडियो में जो नोट्स बना रहे होंगे उससे देखना कि ये जो PL/A मैंने बताया हुक्स लॉ से आया था इलोंगेशन, तो P माइनस RB, लेंथ कितनी है A अपॉन AE। ये मैं आपको लास्ट लेक्चर में बता चुका हूं, इसमें तो कोई डाउट है नहीं। सिमिलरली यहां पे सीबी के केस में इलोंगेशन माइनस आरबी, वहां से आप देखना माइनस आरबी, और लेंथ कितनी है बी अपॉन ए, और टोटल इलोंगेशन कितना है, जीरो इज इक्वल टू जीरो। तो अब आप देख सकते हो कि मैंने अब यहां पे अगर आप इस इक्वेशन को गौर से देखो तो आप पाओगे कि ये कंपैटिबिलिटी कंडीशन का यहां पे यूज हुआ है। कंपैटिबिलिटी कंडीशन क्या थी, अननोन डिफॉर्मेशन, नॉन डिफॉर्मेशन, जो हमें पता है नॉन डिफॉर्मेशन इज इक्वल टू जीरो, और अननोन वैल्यूज आर ए आर बी का रिलेशनशिप इज नोन एज कंपैटिबिलिटी कंडीशन। तो यहां पे दिख रहा है नॉन डिफॉर्मेशन जीरो और अननोन वैल्यूज आर बी, ये दिख रहा है। तो इन दोनों के बीच का रिलेशनशिप, यही कंपैटिबिलिटी इक्वेशन, यही कंपैटिबिलिटी कंडीशन होती है।
दिस कंडीशन इज नोन एज कंपैटिबिलिटी कंडीशन। इनडिटरमिनेट के केस में हम यूज करते हैं कंपैटिबिलिटी कंडीशन। अब इसका यूज करके हम आर ए आर बी की वैल्यूज को फाइंड आउट करेंगे। तो P माइनस आर बी इंटू ए अपॉन ए, इसको सॉल्व करेंगे अगर हम, तो इसको पूरे को सॉल्व करके फाइनल आंसर लिख लेता हूं। आप अगर पूरे को सॉल्व करोगे तो आर बी आ जाएगा हमारा पी ए अपॉन एल और आर ए आ जाएगा हमारा पी बी अपॉन एल। अब बात यह है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर में अगर हमें आर ए आर बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी तो हम वहां सब ये यूज तो नहीं करेंगे, इतना दिमाग कौन लगाएगा। अब कंपैटिबिलिटी कंडीशन होता है, ये होता है, वो होता है, ये सब करके फिर इसको सॉल्व, इतने में कुछ हमें डायरेक्टली इस वैल्यू को याद करना है कि अगर फोर्सेस इस तरह से लग रहे हो, आर ए आर बी की वैल्यू मतलब जो ये लोड बीम में लग रहा है ये अपोजिट हो रिएक्शन के, सिंपल सा लॉजिक है। ये जो लोड लग रहा है ये अपोजिट हो रिएक्शन के, तो उस केस में आरबी की वैल्यू जो होगी वो आरबी, उसकी वैल्यू जो होगी पी जितना लोड लग रहा है इनटू दूसरे सपोर्ट से डिस्टेंस, वहां आरबी की वैल्यू क्या होगी, पी जो लोड लग रहा है इनटू दूसरे सपोर्ट से रिएक्शन। आरबी का दूसरा सपोर्ट कौन सा है, आर ए, दूसरे सपोर्ट से रिएक्शन ए, पी ए अपॉन एल। सिमिलरली आर ए की वैल्यू फाइंड करनी होगी तो पी जितना लोड बीम पे लग रहा है दूसरे सपोर्ट से रिएक्शन पी बी अपॉन एल। तो ये फोर्सेस लोड लग रहा है इस तरफ, रिएक्शन है इस तरफ। अब ये जो मैंने कैलकुलेट किया ये भी आ गया पॉजिटिव, ये भी आ गया पॉजिटिव, मींस हमारा अज्यूम डायरेक्शन इस केस में सही था। यही कंडीशन, अब कंफ्यूज मत होना अगर एग्जाम में यही बीम ऐसे दे दी जाए, ये लोड लग रहा है जी, पी सी पॉइंट है, ए डिस्टेंस है, ये बी डिस्टेंस है, तो क्या बोला मैंने, रिएक्शन आर ए डेवलप हो रहा है, ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, आर बी डेवलप हो रहा है। तो इसमें मैंने क्या बोला, ये भी अपोजिट है, पी नीचे लग रहा है, आर बी ऊपर लग रहा है, तो इस केस में भी क्या हो जाएगा, आर बी पी ए अपॉन एल, आर ए क्या हो जाएगा, पी बी अपॉन एल, सेम बात है। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग टेम्परेचर। टेम्परेचर की वजह से बॉडी में, मेंबर में, बार में क्या इलोंगेशन होता है, दैट इज अवर नेक्स्ट टॉपिक। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ कि प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग टेम्परेचर चेंज। मीन्स मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में ही बताया था कि किसी बार का अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो उसमें कुछ इलोंगेशन आता है और अगर डिक्रीज करते हैं तो उसमें कॉन्ट्रैक्शन आता है। तो मैंने आपको बताया था फर्स्ट लेक्चर में, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि अगर कोई बार है और वो सपोज फ्रिक्शन, ये सरफेस भी हमारा जो जिसके ऊपर ये बार रखी है वो भी फ्रिक्शनलेस है, मतलब फ्रिक्शन वहां पर है ही नहीं, बार हमारी रखी है और हमने टेम्परेचर को इंक्रीज किया। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने की वजह से इस बार में इलोंगेशन जो मैंने आपको बताया था वो बताया था एल अल्फा डेल्टा टी। तो अगर मैंने टेम्परेचर डेल्टा टी से इसका राइज किया तो इसमें इलोंगेशन आ जाता है एल अल्फा डेल्टा टी। और फिर मैंने आपको बताया था कि अगर मैंने बार, अभी तो हमारी बार फ्रिक्शनलेस सरफेस पे है, कोई यहाँ पे रिस्ट्रेनिंग सपोर्ट नहीं दिया हुआ है जो इस बार के इलोंगेशन को रिस्ट्रेंड करे, कोई भी ऐसा सपोर्ट नहीं है, बार फ्री है इलोंगेशन के लिए, तो एल अल्फा डेल्टा टी से इलोंगेट हो जाएगी। बट सपोज मैंने आपको ये भी कहा था उसी लेक्चर में कि अगर मैंने यहाँ पर रिस्ट्रेंड कर दिया, मतलब यहाँ पे जैसे सपोज फिक्स्ड बीम यहाँ पे लगा दी, अब अगर मैंने टेम्परेचर बढ़ाया तो इसमें कोई फर्दर इलोंगेशन तो हो नहीं पाएगा। तो ये जो रिस्ट्रेंडिंग फोर्स है ये जमा हो जाएगा, स्ट्रेन एनर्जी मैंने आपको बताया था, और ये जो इलोंगेशन होना था ये नहीं हो पाया, ये कहीं ना कहीं ये जमा हो गया इसी में, उसी को मैंने बताया था स्ट्रेन एनर्जी, वो सब मैं आपको बता चुका हूँ। तो अब मैंने इसको सपोज यहां से इस पर फिक्स्ड बीम लगा, इसको यहां से रिस्ट्रेन कर दिया, सपोर्ट को मैंने आगे इलोंगेट नहीं होने दिया, बार को रिस्ट्रेन कर दिया, तो अब इसमें एक रिस्ट्रेनिंग फोर्स डेवलप हो जाता है, ये भी मैंने आपको बताया था। तो ये इलोंगेट होना चाह रहा है, ये इसको इलोंगेट नहीं होने दे रहा है, तो ये आर जो है ये कॉन्ट्रैक्शन फोर्स, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। इसकी वैल्यू मैंने बताई थी आपको, आर एल अपॉन ए। अब आपको समझ में आ रहा होगा ये आर एल अपॉन ए भी कहां से आया, हुक्स लॉ से आया, पी एल अपॉन ए, जो इलोंगेशन हमने कैलकुलेट किया था प्रीवियस लेक्चर में। तो आर एल अपॉन ए जो है ये हमारा एल अल्फा डेल्टा टी के बराबर हो गया, क्योंकि इतना इसमें कॉन्ट्रैक्शन आया, इतना रिस्ट्रेनिंग फोर्स इस पे डेवलप हुआ इस सपोर्ट की वजह से, और ये हो गया एल अल्फा डेल्टा टी के बराबर, ये एल अल्फा डेल्टा टी के बराबर हो गया। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इस पे रिस्ट्रेनिंग फोर्स कितना डेवलप हुआ है, मतलब ये वैल्यू अगर आपसे पूछूं कि कितना डेवलप हुआ है, तो आप इजीली यहां से कैलकुलेट करके बता सकते हो कि ए ई एल अल्फा डेल्टा टी अपॉन एल, एल ई है, स्मॉल एल ई है,
ये आप बता सकते हो कि इतना इस पे आ गया, एल से एल कटा ए ई अल्फा डेल्टा टी, ये इस पे इतना क्या आ गया, रिस्ट्रेनिंग फोर्स में डेवलप हो गया। तो अगर आप इस बार को देखो कि इसमें अगर मैं पूछूं आपसे कि स्ट्रेस कौन सा डेवलप हुआ है, टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप हुआ है या कंप्रेसिव स्ट्रेस डेवलप हुआ है, तो क्योंकि ये बार अब इलोंगेट नहीं हो पा रही है, आगे नहीं जा पा रही है, यहाँ पे ये फोर्स इसको अंदर की तरफ पुश कर रहा है, तो इसकी वजह से इस पे जो स्ट्रेस डेवलप होगा वो डेवलप होगा कंप्रेसिव स्ट्रेस। ये इस पे कंप्रेसिव स्ट्रेस डेवलप होगा, कंप्रेसिव स्ट्रेस डेवलप होगा। तो स्ट्रेस इस केस में क्या हो जाएगा हमारा, कंप्रेसिव। और अगर सेम चीज यही लोड कंडीशन है, यही यहां से फिक्स सपोर्ट है, यही सब कुछ है, और मैंने बस टेम्परेचर को राइज ना करते हुए अब मैंने डिक्रीज कर दिया, तो बार हमारी क्या है, कॉन्ट्रैक्ट होने की कोशिश करेगी, बट सपोर्ट उसको क्या कॉन्ट्रैक्ट होने नहीं देंगे। ये बार जो है ये कॉन्ट्रैक्ट होने की कोशिश करेगी, सपोर्ट इसको कॉन्ट्रैक्ट होने नहीं देंगे, तो इसमें क्या आ जाएगा, ऐसे पुलिंग फोर्स आ जाएगा, और पुलिंग फोर्स ही हमारा टेंसाइल फोर्स होता है। तो टेम्परेचर राइज करने की वजह से, टेम्परेचर राइज करने फोर्स यही डेवलप होगा, आर की वैल्यू यही रहेगी जो मैंने यहां से कैलकुलेट करी, रिस्ट्रेनिंग फोर्स तो इतना ही डेवलप होगा जो यहां से आया हमारा। बस इसमें क्या है कि डेल्टा टी अब टेम्परेचर डिक्रीज, डेल्टा टी टेम्परेचर डिक्रीज करने की वजह से इसमें जो स्ट्रेस अब डेवलप होगा बार में वो टेंसाइल डेवलप होगा। तो ये ऑब्जेक्टिव में पूछ लेते हैं कि अगर बार में हमने टेम्परेचर राइज किया तो कौन सा स्ट्रेस डेवलप होगा, बार में टेम्परेचर हमने डिक्रीज किया तो कौन सा स्ट्रेस डेवलप होगा, और आर की वैल्यू पूछ लेते हैं। तो यहां से ये सब आ गया। ये दो क्वेश्चन इसमें ऑब्जेक्टिव के लिए है। अब जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑब्जेक्टिव के लिए भी, वो है पॉइसन रेशियो। ऑब्जेक्टिव में सीधा पूछा जाता है कि पॉइसन रेशियो क्या होता है। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पॉइसन रेशियो। तो अगला जो टॉपिक है वो हमारा है पॉइसन रेशियो, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से, यहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं। तो इसको समझाने से पहले मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि सपोज ये बीम है, ये एक बीम है, और इस बीम में हमने पी लोड लगाया है। ये इसका एक्सियल डायरेक्शन है, ये मैं सब प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूँ। ये मैंने इस पर फोर्स लगाया पी एक्स डायरेक्शन में, ये इसकी एक्स डायरेक्शन है, ये इसकी वाई डायरेक्शन है, ये इसकी जेड डायरेक्शन है। तो मैंने इस पर फोर्स लगाया एक्स डायरेक्शन में, यानी कि लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में, यानी कि अलोंग द एक्सिस डायरेक्शन में मैंने इस पर फोर्स लगाया पी। तो फोर्स पी लगाने की वजह से हम जानते हैं कि स्ट्रेस होता है लोड अपॉन एरिया, पी अपॉन ए नॉट। ए नॉट सपोज इसका जो क्रॉस सेक्शन का एरिया है वो ए नॉट है, तो पी अपॉन ए नॉट। अगर मैं बात करूं स्ट्रेन की, तो एक्स डायरेक्शन में स्ट्रेन कितना आएगा, स्ट्रेन हमें पता है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ होता है। और एक स्ट्रेन हम यहां से भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो होता है E इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है। तो यहां से अगर स्ट्रेन मैं निकालूं तो ये आ जाएगा सिग्मा अपॉन E। तो एक्स डायरेक्शन में अगर स्ट्रेन हमारा आ रहा है तो वो कितना आएगा, स्ट्रेस इन एक्स डायरेक्शन अपॉन E। ये आ गया स्ट्रेन हमारा एक्स डायरेक्शन में। अगर मुझे वाई डायरेक्शन में फाइंड आउट करना है तो वाई डायरेक्शन में स्ट्रेन क्या होगा, और जेड डायरेक्शन में फाइंड आउट करें तो जेड डायरेक्शन में क्या होगा। मींस मैं कहना ये चाह रहा हूं कि अगर मैं किसी बीम को या बार को एक्स डायरेक्शन में लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में इलोंगेट करता हूं तो उसके साथ एसोसिएटेड जो दो डायरेक्शन है दैट इज वाई डायरेक्शन और जेड डायरेक्शन, मींस लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन के एसोसिएटेड जो ट्रांसवर्स डायरेक्शन है उनमें इलोंगेशन नहीं, उनमें कुछ लेंथ कम हो जाएगी। इस तरफ अगर लेंथ बढ़ रही है तो उसके एसोसिएटेड दोनों डायरेक्शन में लेंथ हमारी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, शॉर्टनिंग आ जाती है, यहाँ पे इलोंगेशन आ जाता है। ये एक तो पॉइसन रेशियो में यही चीज है कि ये जो जाई एक्स की वैल्यू है सिग्मा एक्स अपॉन ई। अब सिग्मा एक्स हमें पता है पी अपॉन ए, अगर ये वैल्यू मैं यहाँ पुट करता हूं तो सिग्मा एक्स हमारा हो जाता है पी अपॉन ए नॉट ई। तो इस स्ट्रेन के कॉरस्पॉन्डिंग जो y और z डायरेक्शन में जो स्ट्रेन आता है वो हो जाता है माइनस पी अपॉन ए नॉट ई, और y डायरेक्शन में हो जाएगा माइनस पी अपॉन ए नॉट ई। तो मीन्स हम ये देख रहे हैं कि x डायरेक्शन में इलोंगेशन हुआ है, y और z डायरेक्शन में कॉन्ट्रैक्शन हुआ है, इसलिए हमने ये नेगेटिव साइन का यूज किया। तो एक चीज और कह सकते हैं कि एक्साई y जो होगा वो माइनस म्यू हो जाएगा। अब पॉइसन रेशियो की अगर हम बात करें कि पॉइसन रेशियो क्या होता है,
तो वो रेशियो होता है ट्रांसवर्स स्ट्रेन और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का जो रेशियो है, मीन्स ट्रांसवर्स डायरेक्शन में जो स्ट्रेन आया उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में स्ट्रेन आया उसका जो रेशियो होता है उसको हम पॉइसंस रेशियो बोलते हैं। तो म्यू जो हमारा हो जाता है, जो ऑब्जेक्टिव में पूछते हैं, वो होता है माइनस ऑफ ट्रांसवर्स स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो अगर मैं कह रहा हूं कि स्ट्रेन एक्स डायरेक्शन में हमारा पॉजिटिव है तो वाई और जेड डायरेक्शन में उसको नेगेटिव होना पड़ेगा एज पर दिस। तो अगर एक्साई वाई की वैल्यू मैं यहां से निकालूं तो ये क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ एक्साई एक्स, और एक्साई जेड भी क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ एक्साई एक्स, सॉरी माइनस म्यू एक्साई एक्स माइनस म्यू एक्साई एक्स, ये दोनों आ गया। तो अगर मैं यहां से आपको कह रहा हूं कि एक्साई एक्स जो हमारा है, ये हमने देखा कि ये एक्साई एक्स मतलब लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में जो स्ट्रेन आया और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो वाई और जेड डायरेक्शन में स्ट्रेन आया वो नेगेटिव आया। तो मैं कह रहा हूं कि अगर हमारा लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में अगर स्ट्रेन पॉजिटिव है और ट्रांसवर्स डायरेक्शन में स्ट्रेन नेगेटिव है, तो मैं ये कह सकता हूं कि उस कंडीशन के लिए हमारा जो म्यू की वैल्यू है वो पॉजिटिव होनी चाहिए। म्यू अगर पॉजिटिव है तो ही मैं कह सकता हूं कि ट्रांसवर्स डायरेक्शन में जो स्ट्रेन आ रहा है वो लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन का अपोजिट है, मींस नेगेटिव में है। बट ऐसा हमारे पास पॉसिबल केवल इंजीनियरिंग मटेरियल्स में ही होता है। 0 to 0.5 वैल्यू इसकी वेरी करती है इंजीनियरिंग मटेरियल्स में। बट अगर हमारा स्ट्रेन ये म्यू जो है ये नेगेटिव हो जाए तो इसका मतलब ये होगा कि मतलब जितना स्ट्रेन मतलब एक्स डायरेक्शन में इलॉन्गेशन हुआ उसके कॉरेस्पॉन्डिंग वाई और जेड डायरेक्शन में भी इलॉन्गेशन हो गया, अगर म्यू की डायरेक्शन हमारा क्या है, नेगेटिव है। बट हमारा जो इंजीनियरिंग मटेरियल है उसमें हमेशा और हमेशा पॉइसंस रेशियो की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव रहती है, तभी हमारा तभी मैं कह भी पा रहा हूं कि ट्रांसवर्स स्ट्रेन नेगेटिव है इसके कॉरेस्पॉन्डिंग लॉन्गिट्यूडनल के। तो ये दो तीन चीजें आप ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से लिख लो कि फॉर मोस्ट ऑफ द इंजीनियरिंग मटेरियल पॉइसंस रेशियो वैल्यू इज बिटवीन 0 to 0.5। फॉर मोस्ट ऑफ द इंजीनियरिंग मटेरियल पॉइसंस रेशियो वैल्यू इज बिटवीन 0 to 0.5। However, for some of the material, Poisson's ratio value can even be negative। तो इंजीनियरिंग मटेरियल में तो हमारा पॉइसन रेशियो की वैल्यू पॉजिटिव होगी, बट कुछ मटेरियल ऐसे हैं जिनकी वैल्यू नेगेटिव होती है। और अगर वो नेगेटिव वैल्यू है तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन पॉजिटिव है तो ट्रांसवर्स स्ट्रेन भी पॉजिटिव ही होगा, मीन्स वहां अगर लेंथ बढ़ रही है तो यहां भी बढ़ ही रही है। तो ऐसा अगर कोई मटेरियल है तो पॉइसन रेशियो की वैल्यू नेगेटिव होती है। और इसका एग्जाम्पल होता है पॉलीमर फॉर्म, ये एग्जाम्पल होता है पॉलीमर फोम। इस केस में हमारा जो पॉइसंस रेशियो होता है ये नेगेटिव होता है, म्यू इज इक्वल टू नेगेटिव। बाकी इंजीनियरिंग मटेरियल में सब में हमारा पॉइसंस रेशियो पॉजिटिव होता है। और अब आप ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से दो तीन चीजें और लिख लीजिए कि म्यू पूछ लेते हैं कॉक का कितना होता है, तो म्यू फॉर कॉक हमारा हमेशा 0 होता है। ये ऑब्जेक्टिव में डायरेक्टली पूछ लेते हैं वो लोग कि म्यू की वैल्यू पूछ लेते हैं। एक तो ये पूछ लेते हैं कि ये वेरी कहां से कहां तक करता है, तो इंजीनियरिंग मटेरियल में पॉइसंस रेशियो वेरी करता है 0 से 0 to 0.5। अब म्यू पूछ लेते हैं पॉइसंस रेशियो कॉक का, तो ये होता है 0, कॉक का 0 होता है। परफेक्टली इलास्टिक रबर अगर हमारा है तो उसका जो म्यू होता है परफेक्टली इलास्टिक रबर, इसका जो म्यू होता है वो 0 होता है। और एल्युमिनियम का हमारा 0.33 होता है। एल्युमिनियम से पहले कंक्रीट का लिख लो, म्यू फॉर कंक्रीट होता है कंक्रीट, ये 0.5 है। परफेक्टली इलास्टिक रबर का 0.5 है। कंक्रीट का होता है 0.1 से 0.2 और एल्युमिनियम का होता है 0.33। तो इसमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है एक तो ये है परफेक्टली इलास्टिक रबर का पूछ लेते हैं। दूसरा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी कहां तक करता है, तो ऑब्जेक्टिव हो गए। तीसरा ये कि म्यू इंजीनियरिंग मटेरियल में क्या होता है, पॉजिटिव होता है। चौथा कि अगर नेगेटिव है तो उसका एग्जांपल अगर ऑप्शन में आ गया, कहीं पे दिख गया पॉलीमर फोम और ये सब दे दिए तो आंसर होगा पॉलीमर फोम। ये 3-4 ऑब्जेक्टिव है।
और ये परफेक्टली इलास्टिक रबर का 0.5 और रबर में कुछ और भी चीज़ें हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा कि रबर हमारा इलास्टिक है, डक्टाइल है, मैलेबल है, किस टाइप का मटेरियल है, तो वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। थैंक यू एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।